हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग ये एक टॉपिक है जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से जुड़ा हुआ है और हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको आने वाली यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए आपके स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में जो समाज शास्त्र का सेक्शन है उसके लिए होगा। और हम लोगों ने ये सीरीज़ एक शुरू की हुई है हमारे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में। तो आप यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप पॉइंट में देख सकते हैं और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखें और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेयर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड द अदर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर एक टॉपिक है समाजशास्त्र के अंदर जिसमें आपको पढ़ना है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के अर्थ को लेकर स्वास्थ्य के अर्थ को लेकर। और अगर हम लोग बात करें कि जो स्वास्थ्य के बारे में बातें कही गई हैं या स्वास्थ्य के संबंध में जो बातें यहाँ बतानी हैं, वो आपको एक मामला होगा हमारा आपके स्वास्थ्य की परिभाषा का। फिर साथ में हम लोग स्वास्थ्य के संबंध में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहली बात आपको याद रखनी है कि आखिर स्वास्थ्य है क्या। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना होगा कि वह जो WHO है उसने 1948 में एक परिभाषा दी हुई, 1948 में, जहाँ पर उन्होंने ये बात बताई हुई साफ साफ कि आखिर हेल्थ है क्या। तो उन्होंने जब उसको चीज़ को बताया कि हेल्थ क्या है, तो जो सामान्य परिकल्पना है वो ये मानी जाती है कि जो स्वास्थ्य है वो केवल बीमारी ना हो या आपका रोग मुक्त हो। लेकिन वास्तव में जो स्वास्थ्य की अवधारणा है वो उससे ज़्यादा व्यापक है, जहाँ पर स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो आपको याद रखना है कि WHO की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इसमें शारीरिक आयाम भी है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी है और सामाजिक कल्याण की अवस्था भी है। साथ ही देखा जाए तो एक बात को लेकर इसकी आलोचना करी जाती है कि इसमें आध्यात्मिक आयाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि आध्यात्मिक आयाम भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसके अंदर आपको देखेंगे शारीरिक, यानी आपको कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना हो, है ना, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और साथ ही किस चीज़ की बात करी गई, साथ ही बात करी गई मानसिक, यानी मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें इंक्लूड है। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप ऐसे स्तर पर होने चाहिए जहाँ पर आप सामाजिक रूप से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, सामाजिक भूमिकाओं को निभा सकें, आप समूह के सदस्य बन सकें, लोगों से मिलजुल सकें। तो ये भी आपका एक पार्ट है, सामाजिक स्वास्थ्य भी आपका एक पार्ट होता है। और इसीलिए इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, और ये अवधारणा जो है वो कल्याण की बात करती है, वेलबींग को लेकर आगे जाती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये बात क्या कह रहे हैं, तो आगे की ये बात कह रहे हैं कि भैया आपको जो ये है आपका बेकन की परिभाषा क्या है। तो अगर आप देखें कि बेकन की परिभाषा क्या है, तो बेकन की परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो बेकन की परिभाषा है मानव शरीर आत्मा के लिए अतिथि भवन है जबकि बीमार समूह एक कारागृह है। यानी पूछा जाए कि कौन कहता है कि जो हेल्थ इज़ वेल्थ वाला आपको कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो ये बेकन के साथ है, ठीक है ना, जहाँ पर आत्मा एक अतिथि है और शरीर एक भवन के रूप में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग देखें कि जब आगे बढ़ते हैं कि क्या मामला है इसके अंदर, तो आपको याद रखना होगा कि स्वास्थ्य के निर्धारक कारक की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के अगर निर्धारक कारक की बात करते हैं तो आपने सामान्य सुना हुआ है कि स्वास्थ्य के निर्धारक कारक क्या है। तो आप सभी समझते हैं स्वास्थ्य निर्धारक कारक का मतलब होता है जैसे स्वास्थ्य तय होता है तो आपकी अनुवांशिक, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हम लोग की अनुवांशिक भी होती हैं। जैसे आपने हीमोफीलिया का नाम सुना हुआ है, आपने टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना हुआ है, आपने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना हुआ है। तो ये सारी बीमारियां अनुवांशिक हैं। तो अगर आपका अनुवांशिक ही ठीक है तो भी आपकी जैविकी ठीक रहेगी, बीमारी ठीक रहेगी। जीन इसी में शामिल हो जाता है। शरीर और के भीतर की जैविक प्रणाली, आप जानते हैं कि शरीर के अंदर आप WBC, RBC सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर बात करता है बाय, पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से समझते हैं कि अगर आपके आसपास वायु प्रदूषण है, अगर आपके आसपास जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत गर्मी है, अगर आपके आसपास पानी खराब है, अगर आपके आसपास पानी जमा है, तो अगर हम जिस भौतिक परिस्थिति में रह रहे हैं, अगर आप गंदगी के आसपास रह रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर्यावरण स्वच्छ नहीं, तो आप बीमार हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि
ये बाय की बात है। और जीवन शैली की बात करता है कि आपका पोषण, खाना। आपको पता है कि आज की डेट में हमारे पास लगभग 64%, जो 64% के आसपास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से डेथ हो रही है। वो सब हमारी जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर हो गया, आपका हेल्थ, आपका हार्ट डिसीज़ हो गया, आपका डायबिटीज़ हो गया, आपका बीपी हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो हमारे जीवन शैली के अंदर ये भी शामिल होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मामला है कि जब हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य का प्रत्यात्मक दृष्टिकोण क्या, फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है ना, वो सोशली फंक्शन बेहतर तरीके से कर पाता है। अगर आप बीमार होंगे तो आप शादी में नहीं जा सकते, आप बीमार होंगे तो आप पिता की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे, आप बीमार होंगे तो बेटे की भूमिका नहीं निभा पाएंगे, आप बीमार होंगे तो लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं कर पाएंगे, लोगों के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये बोलता है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आपका जो बीमारी है या जो स्वास्थ्य है वो आपका एक फंक्शनल काम करता है। और फंक्शनल कैसे काम कर रहा है? वो फंक्शनल आप काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। इसलिए देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है ना, समाज एक सुसंगठित क्षेत्र होता है और स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति की सामाजिक कार्य क्षमता से। यहाँ पर फंक्शनलिस्ट में याद रखिएगा कि सामाजिक कार्य क्षमता की बात करते हैं कि आप एक सोशल एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो लाइन है ये आपको ज़रूर याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी कि यह एक सामाजिक विचलन है, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। यही फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक, और यहाँ कार्यात्मक का सिंपल सा अर्थ है कि आप बात कर रहे हैं आपके सामान्य से आपकी भूमिका की, सामाजिक भूमिका की। इसमें अगर आप आगे देखेंगे तो ये पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आखिर किसने कहा था सिक रोल की बात। इसी फंक्शनल के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका, अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपके सिक रोल से जुड़ा हुआ है। सिक रोल का मतलब होता है, आपको पता है जब आप बीमार हो जाते हैं तो सिंपली आपकी एक भूमिका है। जब आप बीमार हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी होती है समाज की, कि हमारा एक समाज का व्यक्ति बीमार है तो समाज उसकी देखभाल करेगा। ऐसे में कुछ उसके अधिकार और कर्तव्य जन्म लेते हैं सिक रोल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि आपको जानते हैं कि छुट्टियाँ भी देती सरकार। आपको छुट्टी क्यों देती? क्योंकि वो मानकर चलती है कि बीमारी कोई बहाना नहीं है, बीमारी एक ऐसी घटना है जहाँ पर समाज का उत्तरदायित्व बनता है कि वो आपकी देखभाल करे, इसलिए आपको पेड सिक लीव दी जाती है कुछ, है ना। तो यहाँ पर यही बात बताइए टॉलकॉट पर्सन्स ने कि ये एक सिक रोल है, 1951 में उन्होंने दिया था। और उसमें रोगी के अधिकार क्या होते हैं? सामाजिक जिम्मेदारी की, यानी जब आप बीमार होते हैं तो आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा कि रोगी का अधिकार इसमें क्या, रोगी कर्तव्य क्या। तो रोगी के अधिकार के रूप में अगर आप देखें तो ये बात ये कह रहे हैं कि अगर आप रोगी हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो। आप बोलते हैं भैया शादी में नहीं आ पाएंगे, हम बीमार चल रहे हैं, आप पार्टी में नहीं आ पाएंगे, हम बीमार चल रहे हैं, भैया हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, है ना, हम इस सामाजिक कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको समाज छूट देता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, आप बीमार हैं। इसी तरह एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति बीमार होता है उसके ऊपर नैतिक दायित्व नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते तुम बीमार हो तुम्हारी जिम्मेदारी हो, आपको दंड से छूट होती है। आप बीमार हैं क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए ये आपका अधिकार है। आपका कर्तव्य क्या होगा कि आपको स्वस्थ होने की तीव्र इच्छा है, ठीक है, और आप पेशेवर कल्याण लेंगे और उपचार में पूर्ण सहयोग करेंगे। यानी अब आपकी जिम्मेदारी है कि समाज आपको इतना सहयोग दे रहा है, आपको छूट दे रहा है, आपको सहायता दे रहा है, तो अब आप अपने आप को स्वस्थ करिए। ये एक तरीके से आपके कर्तव्य होंगे। तो यहाँ पर पूछा जाएगा टॉलकॉट पर्सन्स ने कौन सी कॉन्सेप्ट दिया, तो रोगी की भूमिका कॉन्सेप्ट दिया। साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर रोगी का अधिकार क्या और रोगी के कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। और अगर इस संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि चिकित्सा संस्थान, ये लाइन याद रखिएगा, चिकित्सा संस्थान सामाजिक नियंत्रण का काम करते हैं। डॉक्टर बीमारी की वैधता देता है और दो रोगी को पुनः स्वास्थ्य में लाता है। अब देखिए बीमारी की वैधता जो है डॉक्टर से ही आती है। अगर डॉक्टर ने आपको सर्टिफाइड नहीं किया तो बीमारी नहीं होगी, है ना। अगर डॉक्टर लिख के नहीं देता है कि आप बीमार हैं तो वो बीमारी नहीं बन जाती। इसलिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे कहेंगे डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। तो यहाँ पर डॉक्टर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पर लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतरक्रियावादी दृष्टिकोण। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखिए वो ये कहता है कि जो भी बीमारी है या जो भी स्वास्थ्य है वो एक सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करते हैं इसमें, और ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज यहाँ पर आपको बीमारी
वैध करा। लेबलिंग देखिए, अगर किसी बीमारी को समाज ने लेबल नहीं किया कि वो बीमारी है तो आपको बीमारी नहीं मानेंगे। जैसे आपको पता है अच्छे से, बहुत लंबे समय तक लोग ये नहीं मानते रहे कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। लोग डिनाई करते रहते थे कि नहीं भाई, मानसिक स्वास्थ्य क्या हो सकता है, इसमें क्या कोई बीमार हो सकता है। लेकिन नहीं, अब इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक बीमारी अवसाद जिसकी बात करते हैं, आपने देखा हुआ है भारत सरकार की टेली मानस सर्विस है, इसके अलावा मानस ऐप है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी बातें कर रहे हैं वो इस संदर्भ में बातें कर रहे हैं कि हमें कैसे मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देना। और आज की डेट में मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखना होगा तो लेबलिंग सिद्धांत आपको याद रखना है, जो कि हमारे इंटरसेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का भाग है। कलंक, देखिए समाज में जिस चीज़ को स्टिग्मा बना दिया जाए, जिस चीज़ को कलंक बना दिया जाए, तो फिर वो बीमारी जो है वो धीरे धीरे उभर के नहीं आ पाती, उसको लेके लोग छुपने लगते हैं और फिर बीमारी समाज में तेज़ी से फैलती है। जैसे एड्स के बारे में आपने देखा, टीबी के बारे में आपने देखा, कुष्ठ रोग के बारे में देखा। तो एक समाज से जो स्टिग्मा भी आता है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बीमारी को बढ़ाने या बीमारी के संदर्भ में एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर रोगी की अंतरक्रिया, आप देखे होंगे डॉक्टर बहुत, आप उसको अपनी सामान्य भाषा के अंदर कोई चीज़ बताते हैं, आपने उसको अपनी एक चीज़ बता दी कि भाई मुझे सर ये तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कहेगा ठीक है। लेकिन आप अपने जब सिम्टम्स बताते हैं तो डॉक्टर उसमें अपनी बहुत टेक्निकल भाषा लिखता है ना, छोटे छोटे राइटिंग बदलेगा। बीडी, जैसे बीडी लिखा, बीडी का मतलब क्या हो गया या ओडी का मतलब हो गया या बीडी का मतलब हो गया, तो बीडी का मतलब होगा बाई डे, 2 बार आपको दिन में के अंदर लेनी है, 2 बार दवा लेनी है। आपने कहा सर 2 बार लेनी है, वो अपने दानों में बीडी लिख देगा, ठीक है ना। और आपको एसडी सिंगल डे लिख देगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको कोई दवा दे रहा है तो आपको चबा के खानी है, लेकिन उसमें लिखा होगा माउथ डिजॉल्विंग, एमडी लिखा होगा। तो यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर की अपनी एक भाषा होती है जो अथॉरिटी पैदा करती है, जो एक कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कंट्रोल पैदा करती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि डॉक्टर जो है वो कंट्रोल भी पैदा करता है, ताकि आपकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोल करके आपको दवा की तरफ ले जा सके, आपको इलाज की तरफ ले जा सके। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, आपको इस 5-7 ही पॉइंट याद रखने हैं और आप मान के चलिए कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट है और हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शामिल होके और अपने कमेंट भी दीजिए, फीडबैक भी दीजिए कि हम लोग इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।